अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज से खुश आमदीद। मेरा नाम फजील रहमान है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉड्स। यूट्यूब के ऊपर, मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ के ऊपर आप अगर सर्च करते हैं प्रॉपर्टी फ्रॉड्स का, तो आप देखते हैं कि एक लिस्ट बनी हुई है। लॉट ऑफ वीडियोज़ आर अवेलेबल, जिसके ऊपर मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ से रिलेटेड विक्टिम्स आते हैं, वो अपनी डिटेल्स डिस्कशन करते हैं। और अगर आप कोई बंदा उसको सर्च करना शुरू करे प्रॉपर्टी फ्रॉड को, तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी का बिज़नेस हो रहा है वो सारा फ्रॉड के ऊपर ही मबनी है। आज हम ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉड्स कौन कौन से हैं, उनकी क्या डिटेल्स हैं। ये वीडियोस मल्टीपल पार्ट्स में होगी और आखिर में कोशिश की जाएगी कि इसका एक पूरी वीडियो जो है वो भी कम्प्रिहेंसिव, जितनी भी रिकॉर्डिंग में ये होगी ये सारी रख दी जाए। तो आज की हम इस प्रेजेंटेशन में प्रॉपर्टी की फ्रॉड्स जो होते हैं उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, और उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे हमें एहतियात करनी है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे अपने लालच की वजह से हमें उस फ्रॉडेंट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करती हैं। तो इस प्रेजेंटेशन को आज हम शुरू करते हैं। मुकम्मल डिटेल कम्प्रिहेंसिव ये डिटेल है कि प्रॉपर्टी फ्रॉड से कैसे बचा जाए और कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम फजील रहमान है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। गुज़िश्ता 8 साल से मैं प्रॉपर्टी के बिज़नेस में अपनी कंपनी को रन कर रहा हूँ। बहरिया टाउन के ऑथोराइज़ डीलर हैं, ज़मीन.com के ऑथोराइज़ एफिलिएट, और इसके अलावा हम प्रॉपर्टी बिल्डर हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को बना के सेल आउट करते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉड्स है क्या। इसके अंदर अगर आप ये सेक्शन देखें तो जो हमारे साथ प्रॉपर्टी फ्रॉड्स में ड्यूरिंग बाइंग क्या मामलात होते हैं, ड्यूरिंग सेलिंग जब हम प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं उस वक्त हमारे साथ जो उनसे मामलात होते हैं फ्रॉड के, बेचते वक्त प्रॉपर्टी के क्या फ़्रॉड हो सकता है, और जब किराए पे प्रॉपर्टी को हम देते हैं उस वक्त क्या मामलात होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जब हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं उस वक्त क्या हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, और ड्यूरिंग मॉर्गेज या गिरवी जब लोग रखते हैं घरों को उसके अंदर क्या मामला चलते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन हमारा है कि ड्यूरिंग बाइंग हमारे साथ क्या हो सकता है। जिस वक्त भी हम प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं, वो ख़रीदारी का जो मरहला होता है, सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी को सर्च आउट करते हैं, और वो लामहला एक डीलर, किसी दोस्त या किसी वेबसाइट से या किसी भी जगह से आप देखते हैं, तो आप प्रॉपर्टी की बाइंग के अंदर इंटरेस्ट आपका होता है, तो आप उसको दोबारा से फर्दर उसकी सर्च वगैरह करते हैं। अब बाइंग प्रोसेस के अंदर जहाँ पे जो चीज़ें, जो मामलात ख़राब होते हैं, वो सबसे पहले ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनी हुई बातों को, या जो भी कोई बात हमें कह रहा होता है हम उसको ऊपर फॉलो अप कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारा एजेंट है, चाहे वो हमारा दोस्त है, या किसी भी प्रॉपर्टी की वेबसाइट पे। बाइंग प्रोसेस के दौरान आपको चीज़ों को बहुत क्लियर कट और इन रिटन पेपर्स के अंदर देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी बात, अगर मैं आपसे कोई बात कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी इस तरह की है या इसके ये फीचर्स हैं, तो आपने ये देखना है कि क्या वो इन रिटन में, जो मैं आपसे बातें कह रहा हूँ, क्या वो इन रिटन में आपके पास हैं। और जो आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, ये तो हो गया कि इन रिटन का प्रोसेस, मगर जब आप प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं आपने उस वक्त प्रॉपर्टी को बहुत से एलिमेंट्स को आपने देखना है। एक जो रियल स्टेट एजेंट होता है, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है, जो भी आपको प्रॉपर्टी लेके दे रहा है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उस प्रॉपर्टी के जितने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो आपके सामने रखें, और इसके अलावा आपने अपने एंड पे भी उनका होमवर्क करना है। तो ड्यूरिंग बाइंग आपने प्रॉपर्टी के सारे प्रोसेस को बड़ा ट्रांसपेरेंटली, बड़ा क्लियरली आपने उसको देखना है। कोई जल्दी नहीं है इसके अंदर, अपना टाइम लें ताकि आपको एक आइडिया हो कि मैं जो प्रॉपर्टी बाइंग करने जा रहा हूँ इसके अंदर फ्यूचर में क्या कबाहत हो सकती है।
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके ज़हन में ख़्याल आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप अपने एजेंट से या जिसके थ्रू भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं आप उससे ज़रूर पूछें। और इसके अंदर बाइंग प्रोसेस के वक़्त आपने जो एक चीज़ का मोस्टली ख़्याल रखना होता है वो ये है कि जो भी चीज़ आप ले रहे हैं उसको इन रिटर्न में देखें। जितनी इन्वेस्टिगेशन आप बाइंग प्रोसेस के टाइम कर सकते हैं वो इन्वेस्टिगेशन को ज़रूर करें, क्योंकि ये वो टाइम है जिस वक़्त आपने कुछ भी नहीं ख़रीदा और आप अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को अगर आप नीट एंड क्लीन क्लियर कर जाएंगे तो फर्दर आपको कोई भी कवाहद नहीं होगी। अपने एजेंट के साथ, अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ या जहाँ से भी आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं बड़ी खुल के बात करें, और जो भी अबहाम सवाल आपके ज़हन में आता है आपको ज़रूर पूछना चाहिए और उन चीज़ों को इन रिटर्न भी देखना चाहिए। दूसरा प्रोसेस आता है ड्यूरिंग सेलिंग। जब हम प्रॉपर्टी को बेच रहे होते हैं तो उसके अंदर भी हमारी जो कमिटमेंट्स होती हैं, कोई भी चीज़ जैसे कोई रेट हमने तय किया है या कोई भी बात हमने तय की है तो अमूमन देखा ये जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ कमिटमेंट्स पे चीज़ चल रही है और उसको इन रिटर्न नहीं लेकर आए। प्रोसेस सेलिंग के प्रोसेस के दरमियान जो अमूमन चीज़ें देखी जाती हैं उन प्रोसेस को भी फॉलो करने के लिए, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि लीगल एडवाइज़र को बीच में ऐड करें कि मुझे पेमेंट्स किस तरह लेनी चाहिए, मुझे ट्रांसफ़र कैसे देनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें मुझे बयाने पे अपने बायर को देनी है, कौन सी चीज़ें वो मेरे से पूछ रहा है, उन चीज़ों को मुझे किस तरह फर्दर प्रोसीड करना है, उसके लिए किसी एजेंट को इन्वॉल्व करें या किसी लीगल एडवाइज़र को इन्वॉल्व करें। सबसे बड़ी हमारे प्रॉब्लम जो आती है बाइंग और सेलिंग या जो फ्रॉड का वजह बनती है वो ये होती है कि हम किसी कोई भी जो प्रोसेस कर रहे होते हैं, चाहे वो बाइंग है, सेलिंग है, रेंट आउट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं या मॉर्गेज कर रहे हैं, हमें उन चीज़ों का पता नहीं होता। और पता नहीं होता, हमारी कोशिश ये होती है कि हम एजेंट को बीच में इन्वॉल्व ना करें या किसी भी टेक्निकल बंदे को इन्वॉल्व ना करें, तो वहाँ पे आके हमारे साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जिनको क्योंकि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होते तो आपको उनका आइडिया ही नहीं होता। अब एक और सवाल यहाँ पे अमूमन लोग करते हैं, क्योंकि इस डिस्कशन में हम पूरा इसको थॉरोली डिस्कस करेंगे। सवाल ये किया जाता है कि जी प्रॉपर्टी एजेंट ही तो फ्रॉड करवाते हैं। तो आपने जिस वक्त सिलेक्शन करनी है प्रॉपर्टी एजेंट की, किसी दोस्त की या किसी वेबसाइट की, तो उस कंपनी की सबसे पहले तो क्रेडिबिलिटी आपने देखनी है। इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आपके सर में दर्द हो रही है तो आप पैनाडोल ले रहे हैं, तो पैनाडोल की क्रेडिबिलिटी सबसे पहले आपने चेक करनी है, बाकी चीज़ें तो बाद में होंगी। तो अगर ये सवाल है कि एजेंट जो है वो खुद ही तो इन्वॉल्व है उस फ्रॉड के अंदर, तो फिर आप अपने आप को मल्टीपल साइड्स को डिस्कवर करते हुए आप देखें कि आपको कोई अच्छा एजेंट मिल जाए कि जो कम से कम आपका देखा बाला जाना पहचाना बंदा हो, उसको आप बीच में इन्वॉल्व करें। टेक्निकल एस्पेक्ट से आपको मार्केट रिलेटेड पर्सन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। आप ज़िंदगी में कितनी दफ़ा प्रॉपर्टी ख़रीद लेंगे? आप एक दफ़ा ख़रीद लेंगे, दो दफ़ा ख़रीद लेंगे, मगर जो एजेंट या रियल एस्टेट कंपनी है उनका ये रोज़ का काम है। तो डेफ़िनेटली वो आपको कोई ना कोई गाइडलाइन देंगे। इसके अंदर अगर इस चीज़ के लिए रिलेक्टेंट हो जाना कि प्रॉपर्टी एजेंट्स जो हैं या कंपनीज़ जो हैं वो भी फ्रॉड होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप प्रॉपर्टी से पीछे हट जाएं, आप प्रॉपर्टी मत ख़रीदें, क्योंकि ना आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, ना आप किसी एजेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने तो सेफगार्ड कहीं पे भी यूज़ नहीं किया। तो अगर आपकी कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, आपको आइडिया ही नहीं है, तो फिर आपके साथ प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीपल फ्रॉड्स होते हैं। लोगों के जो अमूमन सुनते हैं कि हमने फ़लाँ एजेंट से किया, फ़लाँ दोस्त से किया, तो वो हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया। मैं अगेन वही बात करता हूँ कि आपने
एजेंट से दोस्ती नहीं करनी, आपने उससे प्रॉपर्टी ख़रीदनी है और आपने उसको उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज का पे करना है। हमारे यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म और दोस्ती को ऐसे मिक्सअप कर दिया जाता है कि बाय द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन ये पता नहीं लग रहा होता कि वो दोस्त है या वो प्रॉपर्टी डीलर था या किस तरह था। तो चीज़ों को क्लैरिटी में रखना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। ड्यूरिंग रेंटिंग योर प्रॉपर्टी, हमेशा जब भी रेंट आउट करें प्रॉपर्टी को, ये ज़रूर देखें कि जो बंदे को आप प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं उसका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हो, उसकी वेरिफिकेशन करवाएं। उसके लिए थोड़े से ज़्यादा पैसों के लिए अननोन बंदों को सिलेक्ट मत करें, नॉन बंदों को सिलेक्ट करें जो आपके एरियाज़ के हों, जिनके आगे पीछे कुछ लोगों को आप जानते हो, शख्सी ज़मानत मौजूद हो। इस तरह के लोग आपको कल कला को जब आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़े हो जाते हैं या इस तरह का मामला होता है तो वहाँ पे आपकी बचत हो जाती है, क्योंकि आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं। वो आपको भी जानते होते हैं, वो आपके टेनेंट को भी जानते होते हैं। फ्रॉड की जो बेसिक चीज़ है वो शुरू ही यहाँ से होता है कि जब हमारे दिल के अंदर लालच आता है, हम प्रॉपर्टी को बाय करते हैं, हमें सस्ती प्रॉपर्टी चाहिए, फ्रॉड हो जाता है। हम प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं, हमें मार्केट से ऊपर के रेट चाहिए, फ्रॉड होगा। हम रेंट आउट करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, मार्केट में जो रेंट चलता है हमें उसके ऊपर का रेंट चाहिए, बंदा भी, फैमिली भी छोटी चाहिए। देखें, चीज़ों को रियलिस्टिक अप्रोच में लेकर चलें। आप जिस तरह मैं किसी किसी भी जगह पे हमेशा ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर फ्रॉड होने का कोई चांस बनता है तो उसके अंदर आप तसल्ली से बैठ के सोचें कि क्या आपका ग्रीड इन्वॉल्व नहीं है, आपकी लालच भी उसके बीच में उतनी ही इन्वॉल्व है कि जितना कि फ्रॉड करने वाले बंदे ने अपनी पार्टिसिपेशन की है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के वक्त जो फ्रॉड्स होते हैं उसमें ये होता है कि बोकस चेक दिए जाते हैं, लोगों को ट्रांसफ़र के वक्त पैसे नहीं दिए जाते कि जी आप ट्रांसफ़र करवा दें, हम आपको बाद में पैसे देते हैं। इन चीज़ों से भी आपने बचना है। ट्रांजैक्शंस को, जितनी चीज़ों की ट्रांजैक्शन को आप ट्रांसपेरेंट करेंगे, आप लिखत पढ़त के साथ करेंगे और आप बिज़नेस को बिज़नेस समझ के करेंगे, उसके अंदर आप यारी दोस्ती और आप इस तरह के रिलेशंस को नहीं निभाएंगे तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर फ़ायदा ही होगा। मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी हुई है कि उसके अंदर ये है कि लेन देन करते वक्त अजनबी बन जाओ। ठीक है, दोस्त है, अच्छे टर्म्स पैदा हो गए, मगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस करते वक्त आपको इन चीज़ों से अवॉइड करना है कि मैं इस वक्त एक सीरियस ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। तो सीरियस ट्रांजैक्शन के वक्त हमें किसी किस्म का भी किसी बंदे को कोई लेवरेज नहीं देना। जब वो ट्रांजैक्शन या वो मामला डन हो जाता है उसके बाद आप बैठ के खाना खाएं, सब कुछ करें, मगर उससे पहले नहीं। उससे पहले आप कोशिश करें कि आपकी बिल्कुल नज़र जो है वो स्टिक होनी चाहिए कि मैं इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। डोंट टेक इट ईजी। चाहे आप बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, रेंट आउट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र पे हैं आप इस वक्त। और जो सबसे बड़ा फ्रॉड, जो आखिरी पॉइंट जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं, ड्यूरिंग मॉर्गेज और गिरवी, बहुत से लोगों की जो केस स्टडीज सुनी है वो ये है कि लोगों को पैसे चाहिए होते हैं और मुख्तलिफ़ ऐसी पार्टीज़ मौजूद होती हैं मार्केट के अंदर, या आप कह लें कि वो बैड एलिमेंट्स के जो गिरवी पे चीज़ें लेते हैं और देते हैं, और इसके अंदर आप अपने हाथ काट के दे देते हैं। आपका घर 1 करोड़ रुपए का, आपको 25 लाख रुपया चाहिए, आपने घर को गिरवी रख दिया, 25 लाख रुपया ले लिया, बाद में आपने उसके पैसे क्लियर करने हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे। इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें, क्योंकि जब आपकी चीज़ें घर, मॉर्गेजेस और गिरवी पे चले जाते हैं तो उसके बाद उनको क्लियर करना, पैसों को, प्रॉपर्टी लाइफ में एक दफ़ा बनती है। इस तरह के मामलात में मत आएँ। जो चीज़ आपकी बन चुकी है उसे सिक्योर करें। अगली चीज़ों को हासिल करने के लिए पिछली चीज़ों को तबाह मत करें। ये अमूमन देखा गया है कि लोग अपने घरों को गिरवी या मॉर्गेज करके आगे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़
अपनी मॉर्गेज करके ख़राब करके या उनको बैंक फाइनेंस करवा के तो आगे बिजनेसेस कर रहे होते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब आप पुरानी चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे तो क्या श्योरिटी है कि आप अगली चीज़ों को संभाल पाएंगे। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। ये 5 और 6 चीज़ें जो हमने 5 चीज़ें डिस्कस की हैं ड्यूरिंग बाइंग, ड्यूरिंग सेलिंग, रेंटिंग करते वक्त और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और मॉर्गेज गिरवी, इन चीज़ों को आपने हमेशा मद्देनज़र रखना है। इनका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि रिटर्न में चीज़ें लें और आंखें खोल के ट्रांजैक्शन को करें ताकि उस ट्रांजैक्शन के अंदर आपको कल को किसी किस्म का सरप्राइज़ ना मिले। अब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड के अंदर ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुख्तलिफ़ लोगों के यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर हर सोसाइटी से रिलेटेड आपको स्कैम की वीडियोस मिलेंगी, फ्रॉड की वीडियोस मिलेंगी। कभी लिखा जाएगा एलडीए फ्रॉड है, कभी लिखा जाएगा बहरिया टाउन फ्रॉड है। हर सोसाइटी की कमोबेश 10 से 20 वीडियोस आपको ज़रूर मिलेंगी कि ये फ्रॉड सोसाइटी है। अब फ्रॉड सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी जो एग्ज़िस्ट करती है उसका फ्रॉड का एलिमेंट है क्या। सबसे पहला फ्रॉड तो ये है कि वो सोसाइटी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। आपने एक बंदे को पैसे दिए, वो सोसाइटी बनी ही नहीं, उसको तो आप डेफिनेटली यूट्यूब पे देखेंगे भी नहीं क्योंकि वो 1 2 10 बंदों के साथ वो फ्रॉड हो गया और उसके बाद वो बंदे भाग गए। मगर वो बड़ी सोसाइटीज़ जिनकी हम वीडियोज़ अमूमन देखते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों ने, सोशल मीडिया ओपन है जी, जिस तरह मैंने ये वीडियो अपलोड की है इस तरह बहुत से लोग वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं और जो दिल में आए वो कह सकते हैं। मगर एक एंड कस्टमर के लिए, बीइंग एन एंड कस्टमर, जब वो किसी भी, जैसे बहरिया टाउन है, जैसे डीएचए है, एलडीए है, उसके बारे में अगर कोई बाइंग के लिए या बाइंग प्रोसेस की तरफ जाएगा तो सबसे पहले उसके जहन में जो सवाल आता है कि मैं इसको थोड़ा सा रिसर्च कर लूँ, और वो अगर यूट्यूब पे लिखता है तो अल्लाह की मेहरबानी से 10-15 वीडियोस आपके सामने आएंगे जिसके अंदर होगा बहरिया टाउन फ्रॉड, डीएचए फ्रॉड, एलडीए फ्रॉड या इस तरह न्यू लाहौर सिटी का फ्रॉड, और उन वीडियोस को ठीक ठाक देखा भी जाता है। अब फ्रॉड के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को भी तो देखा जाए कि वो किसी एक बंदे की स्टोरी या उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है और उसने वो वीडियो अपलोड कर दी है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो हज़ारों लोग रह रहे हैं या वो लोग जो लोग वहाँ पे मेंबर्स हैं जिनके घर वहाँ पे बने हुए हैं, क्या उन सब की या तो वीडियोस होनी चाहिए या वो चंद 10 वीडियोस या 5 वीडियोस आपने देख के और उसके ऊपर अपने डिसीजन करना है। अब हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो फ्रॉड नज़र आते हैं, वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो एग्ज़िस्ट कर रही होती हैं उनके फ्रॉड्स में कुछ जो लोग अमूमन डिस्कशन करते हैं वो ये होते हैं। सोसाइटी एलडीए से अप्रूव्ड नहीं है जी, फिर भी प्लॉट, घर, चीज़ें बेचते जा रहे हैं। मुझे एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस की मद में लेटर आ गया जी, ये सोसाइटी फ्रॉड है, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस दें। कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो बढ़ गई है, हिडन चार्जेस थे, पहले कॉस्ट ऑफ लैंड बेची गई, इसके बाद अब ये डेवलपमेंट चार्जेस मांग रहे हैं। ये इनके हिडन चार्जेस हैं, ये मेरे से मांगे जा रहे हैं। ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी है मेरी, अभी तक मैंने फाइल्स ली थी, अभी तक प्लॉट नंबर नहीं लगा और उसकी वजह से ये फ्रॉड है। पोजेशन चार्जेस जो हैं मेरे से अब मांग रहे हैं, मैं पोजेशन नहीं पे करना चाहता, एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस मांग लिए इन्होंने। प्लॉट 10 मरले का था, 11 मरले का प्लॉट निकल आया, अब ये कह रहे हैं कि 1 मरले के पैसे दो। ये फ्रॉड सोसाइटी है। मैप के पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, इतने पैसे तो बनते ही नहीं। यूटिलिटी चार्जेस का 3 लाख रुपया बिल बना दिया, ये पैसे तो बनते ही नहीं, ये फ्रॉड है। अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये जो हम 5 एलिमेंट्स देख रहे हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ की जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे और जो फ्रॉड से रिलेटेड वीडियोस आपके सामने आएंगी, उनमें ज़्यादा यही 5 टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस किया जाता है कि इस फलां हाउसिंग सोसाइटी ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। क्या ये फ्रॉड में आते हैं? इनको फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा? सोसाइटी, सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सोसाइटी इज़ नॉट एलडीए अप्रूव्ड। अगर सोसाइटी एलडीए अप्रूव नहीं है
तो आप भी इस वक्त उसी जदीद दौर में रहते हैं जहाँ पे ये सोसाइटी के मीडिया पार्टनर्स या ये सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। एलडीए का ऑफ़िस सबके लिए खुला हुआ है। लाहौर के अंदर एलडीए का ऑफ़िस मौजूद है, हेल्पलाइन उनकी मौजूद है, गूगल करें आपके पास आ जाता है। आप सोसाइटी को पहले स्टडी करें कि एलडीए से सोसाइटी अप्रूव्ड है या नहीं है। और अगर आप ये देखते हैं कि एलडीए से सोसाइटी अप्रूव नहीं है, एक एग्जांपल आपके सामने पुटअप करता हूँ। डीएचए एलडीए से अप्रूवल नहीं लेता, बहरिया टाउन एलडीए से अप्रूवल्स नहीं लेता। इस तरह मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो सोसाइटीज़ शुरू करके PP1 यानी कि पहले अपने इनिशियल बेसिस पे ही PP1 लेके अपनी मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, मगर अप्रूवल के लिए उनको बहुत सारा टाइम लगता है। अमूमन एक और चीज़ भी देखी गई है कि सोसाइटी जो है उसके पास टोटल लैंड होती है 1000 कनाल की, उसके अंदर उन्होंने पहले इनिशियल 200-250 कनाल को एलडीए अप्रूव्ड करवाया होता है, बाकी सारा एरिया जो है वो बेच देते हैं। अब इसके अंदर 2 से 3 कबाते हैं, 2 से 3 चीज़ें जिनको हमने देखना है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये इस वक्त पाकिस्तान की हाउसिंग सोसाइटी का जो सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर जो है, इसका कोई भी आप ये कह लें कि इसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को मॉनिटर किया जाता है। बदकिस्मती से यहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं उनको नैब ज़रूर मॉनिटर करता है, मगर नैब उस वक्त मॉनिटर करेगा कि जब 100 बंदा कंप्लेन लेके जाएगा। उसको एफआईए ज़रूर मॉनिटर करता है, मगर उस वक्त कि जब 1000 बंदों के साथ फ्रॉड हो जाता है। बाकी सारे मामलात जो हैं पहले वो ऑल गुड के साथ चल रहे होते हैं। सोसाइटी की एलडीए अप्रूवल अगर आप बहुत कॉन्शियस हैं तो सबसे पहले आप एलडीए के ऑफिस में जाके उस सोसाइटी को स्टडी करें, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आपने सोसाइटी को एलडीए अप्रूवल आपके साथ झूठ बोला गया है कि ये सोसाइटी एलडीए अप्रूव्ड है, और आपके एजेंट ने या आपके दोस्त ने या उस वेबसाइट पे इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो डेफिनेटली ये आपके साथ फ्रॉड किया गया। मगर आपको पता है कि ये एलडीए अप्रूव्ड नहीं है और आने वाले वक्त में एलडीए अप्रूव्ड हो जाएगी, तो डेफिनेटली आप भी चांस ले रहे हैं। एलडीए की वेबसाइट पे आप देखें, बहुत सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो शायद आज से 3 साल पहले एलडीए अप्रूव नहीं थी, अब वो एलडीए अप्रूव होना शुरू हो गई हैं। एलडीए के मुताबिक जो भी सोसाइटीज़, मैंने एलडीए के मुताबिक कुछ तजावज़ात को ज़रूर टूटते हुए देखा है अपनी प्रोफेशनल हिस्ट्री में जब से मैं काम कर रहा हूँ, मगर मैंने ये नहीं देखा कि एलडीए की मशीनरी किसी हाउसिंग सोसाइटी में आ गई हो और वहाँ पे उन्होंने घरों के घर या 100-100 या 1000-1000 घर तोड़ दिए हों। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर जो एक इसके सामने आपकी सबसे बड़ी मिसाल जो अभी रिसेंटली हमारी नज़रों के सामने गुजरी कि बहरिया टाउन लाहौर के अंदर जब रिंग रोड की एक्विजिशन हुई तो बहुत से घरों को तोड़ा गया। अब आप ये देखें कि आप ड्यूल लेयर में हैं, एलडीए ने आके तोड़ा, आपने सोसाइटी के साथ कमिटमेंट्स जो की थी, बहरिया टाउन ने उसके पैसे दिए, क्योंकि बहरिया टाउन का वहाँ पे फॉल्ट था, तो बहरिया टाउन ने अपने यूज़र्स को मार्केट रेट के मुताबिक पैसे दिए। मामला सॉल्व हो गया कि एलडीए ने अप्रूव नहीं किया था, मगर फिर भी आप समझते हैं कि मुझे एलडीए अप्रूव्ड ही सोसाइटी चाहिए, तो ख़रीदने से पहले इसको डिस्कस करें। बाद में वीडियोस बनाने के साथ या बाद में सोशल मीडिया पे कैंपेन्स करने के साथ आपका जो लॉस है उसकी कवरेज नहीं हो सकती। अगर आप समझते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, एलडीए अप्रूव नहीं है, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर बायर्स मौजूद हैं जो नॉन एलडीए अप्रूव्ड सोसाइटीज़ के प्लॉट्स और फाइल्स वगैरह ख़रीदते हैं। उनसे रब्ता करें और अपनी प्रॉपर्टी को बेच दें। प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी थी पीस ऑफ माइंड के लिए, टेंशन डालने के लिए नहीं ख़रीदी थी, इसलिए आप उसको बेच दें। एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस अमूमन लोगों के जहन में आता है कि जी मेरे से सोसाइटी एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस ले लिए मैंने, और ये लोगों के साथ हमने केसेस देखे हैं कि न्यू लाहौर सिटी की हम बात करते हैं तो लोगों ने वहाँ पे प्लॉट लिया,
6 लाख, 8 लाख, इस तरह की बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स पुट कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि उन सोसाइटीज़ ने, मैं उन सोसाइटीज़ के लिए कोई नेगेटिव कैंपेन कर रहा हूँ या उनके लिए मैं कोई वकालत कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस अमूमन सोसाइटीज़ जो हैं वो चार्ज करती हैं। डेवलपमेंट चार्जेस क्यों चार्ज किए जाते हैं? आप देखें कि जब हम अपने मोहल्लों गलियों के अंदर जो घर होते हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी जिस भी प्राइस पे ख़रीदी जाती है, जैसे 20 लाख का प्लॉट गली में लिया, तो उसके बाद उसके कोई भी चार्जेस नहीं आएंगे, सिवाय साल के बाद एक छोटा सा प्रॉपर्टी टैक्स आ जाता है। डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटीज़ क्यों लेती हैं? 6 लाख रुपए का प्लॉट है, बाद में सोसाइटी कहती है कि इसके ऊपर 4 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं, यानी कि देखा जाए तो तकरीबन आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कमोबेश 70 से 80% डेवलपमेंट चार्जेस की मद में एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। तो जनाब, ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर ज़रूर होगा। उसकी वजह यह है कि जब भी आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट या फाइल या घर ख़रीदते हैं तो बराए करम आप उसके बैक साइड के पेज पे अगर आप पढ़ें, क्योंकि ख़रीदारी के वक़्त तो आप बहुत खुश हो के उसके पीछे साइन कर देते हैं और अंगूठा भी लगा देते हैं, मगर जो ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उनके अंदर बरमला लिखा होता है कि आपसे सोसाइटी किसी वक्त भी एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस की पेमेंट ले सकती है। यही आपके साथ आप एग्जांपल्स में देखते हैं, बहरिया टाउन कराची में भी हुआ, बहरिया टाउन लाहौर में भी हुआ, एलडीए के मामलात, डीएचए, हर जगह पे ये मामलात एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस लिए गए हैं और लिए जाते हैं। वजह यह है कि सोसाइटी आपको डेवलपमेंट करती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिटीज़ आपको देती है। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी सोसाइटी आपको अपनी जेब से नहीं देगी, आपके ही पैसे आपकी फलाह के लिए लगाए जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बहुत रिफाइन एग्जांपल है कि जहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो मिलके एक हेड बनाते हैं, एक प्रेसिडेंट बनाते हैं और प्रेसिडेंट वो फंड इकट्ठे करके सोसाइटी की फलाह व बहबूद के लिए लगाता है। तो अगर आप समझते हैं कि एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस फ्रॉड के मद में आते हैं तो ये चीज़, फिर आप सोसाइटीज़ में प्रॉपर्टी मत ख़रीदें, फिर आप गली मोहल्लों की प्रॉपर्टीज़ को तरजीह दें जहाँ पे किसी किस्म के कोई हिडन चार्जेस फ्यूचर में नहीं लगाए जाते। सोसाइटीज़ के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस और इस तरह के बहुत से चार्जेस ऑन एंड ऑफ आपको देने पड़ते हैं। तीसरा जो हमारा नंबर है वो है कॉस्ट ऑफ लैंड एंड सोसाइटी हिडन चार्जेस। अब कॉस्ट ऑफ लैंड, जब आप एक प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो उसके अंदर ये बड़ा क्लियर होता है। आपने कहा जी मैंने 6 लाख रुपए का प्लॉट ख़रीद लिया, आप कभी भी अपना जो फॉर्म जो ले रहे हैं उसको फिल कर रहे हैं, आप उसके ऊपर देखें, आपको क्लियरली लिखा होता है कि दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ लैंड ओनली। डेवलपमेंट चार्जेस एंड अदर चार्जेस, अदर यूटिलिटी चार्जेस आपसे बाद में लिए जाएंगे, मगर उस वक्त क्योंकि हम प्रॉपर्टी ख़रीद रहे होते हैं हम उसके ऊपर साइन कर देते हैं। इस चीज़ को पहले क्लियर करें कि कॉस्ट ऑफ लैंड है और इसके बाद मुझे सोसाइटी के चार्जेस पे करने हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस की मद में आपके कॉर्नर, फेसिंग पार्क, मेन बुलेवार्ड के चार्जेस हो सकते हैं, आपके डेवलपमेंट चार्जेस हो सकते हैं, आपकी यूटिलिटी चार्जेस हो सकते हैं, गैस के कनेक्शन के अलहदा पैसे होंगे, बिजली के कनेक्शन के अलहदा पैसे होंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटीज़ आपसे चार्ज करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा हम अमूमन देखते हैं यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जो देखते हैं वो ये है कि 5 साल से प्लॉट ख़रीदा हुआ है, मेरे प्लॉट का कोई पता नहीं है, मैंने फ़ाइल ख़रीदी है, अभी तक सोसाइटी ने डिलीवर नहीं किया। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो हाउसिंग सेक्टर है अभी तक उसकी बदकिस्मती ये है कि उसकी कोई मॉनिटरिंग करने के लिए कोई अदारा कायम नहीं है। हर बंदा अपनी अपनी मर्ज़ी से अपनी अपनी सोसाइटी को चलाता है और अमूमन जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं या पब्लिक सेक्टर्स हैं बशमूल तमाम बड़े नाम,
वो आप देखते हैं कि उनके वहाँ पे आपको ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ और फाइल्स के हवाले से ये कबाहतें देखने को मिलती हैं। ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी होती क्या है और ये कैसे फाइल सिस्टम है क्या? एक सोसाइटी लॉन्च करती है कि हमने ए, बी या सी इस तरह के 3 ब्लॉक्स लॉन्च किए हैं और ए ब्लॉक में 5 मरला, बी ब्लॉक में 10 मरला और सी ब्लॉक में 1 कनाल के प्लॉट आपको ऑफ़र किए जाएंगे 4 साल की आसानी के साथ पे। बुकिंग के वक़्त क्योंकि उस सोसाइटी ने एक अपनी बज़ बनाई होती है, पहले से उसने प्रॉपर्टीज़ को बेचा होता है। बुकिंग के वक़्त वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं लोग बड़े खुशी से लेते हैं क्योंकि बहुत छोटी सी 10% कमोबेश डाउन पेमेंट होती है। अगर 10 लाख का प्लॉट है तो आप 1 लाख रुपया अभी देंगे, बाकी आपने 4 साल के अंदर देना है। बैंकिंग सेक्टर्स में जब हम जाते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम कैश पे लेके उसको मॉर्गेज कर लें या रीफाइनेंस कर लें तो आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट कितना ज़्यादा है। तो इसलिए अमूमन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोशिश करते हैं कि ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो नई बुकिंग्स आती हैं जिन्हें फाइल्स कहते हैं वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर ख़रीदते हैं। बिल्डर या हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से कमिटमेंट होती है कि हम आपको अरसा 4 साल के अंदर ये डेवलप करके दे देंगे। अब होता ये है कि वो फाइल्स उनके पास पड़ी रहती हैं, वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, मगर 4 साल के बाद ये पता लगता है कि वहाँ पे जिस जगह पे सोसाइटी ने एक वादा किया था कुछ बनाने का वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है या सोसाइटी को वो लैंड ही नहीं मिली। तो उस सूरत में आपकी प्रॉपर्टी ऑफ ग्राउंड हो जाती है, यानी आपकी जो आपके साथ जो कमिटमेंट की गई थी वो अवेलेबल ही नहीं है और वो मिलेगी नहीं। इस सूरत में सोसाइटी या तो बायबैक करता है करंट मार्केट रेट्स के ऊपर या मार्केट के अंदर लोग उन फाइल्स को बेच देते हैं। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर हाउसिंग सेक्टर के अंदर हर हाउसिंग सोसाइटी में मैंने ये एग्जांपल देखी है कि जहाँ पे मुझे विक्टिम्स मिले हैं ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के और लोगों के पास अभी तक फाइलें मौजूद हैं और उन जगहों पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी जो मौके पे प्लॉट आपका मौजूद हो पोजेशन एरिया के साथ उधर इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप समझते हैं कि आपने किस्तों पे ही प्रॉपर्टी लेनी है और 4 से 5 साल के अंदर आप पे ऑफ कर सकते हैं तो उसके अंदर ये कोशिश करें कि अमूमन फ़ाइल्स को बुकिंग के वक्त जैसे बुकिंग बिल्कुल स्टार्ट हुई है लोग वहाँ पे फ़ाइल्स लेते हैं, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। देखें कि अगर 4 साल का पेमेंट प्लान है आप वो पेमेंट अपने पास इकट्ठा करते रहें, 1 साल इंतज़ार करें। आप देखें कि जहाँ पे एक कमिटमेंट की गई थी क्या वहाँ पे मशीनरी लग गई है। प्रॉपर्टी के अंदर 2 तरह की चीज़ें अमूमन होती हैं। हाँ, अमूमन ये एक कंसिडर करवाया जाता है कि जी अभी बुकिंग करवा लें नहीं तो बुकिंग नहीं मिलेगी, बुकिंग बंद हो जाएगी या इसके ऊपर ओन चलेगा। लाज़मी बात है कि इंसान क्योंकि थोड़ा सा लालची है, हमेशा उसकी कोशिश यही होती है कि आज अगर 30 लाख की चीज़ है तो अगर मैं कल लूँगा तो ये तो 35 लाख की हो गई होगी, तो इसलिए मैं इसको 30 लाख रुपए की कमिटमेंट कर लेता हूँ। 30 लाख रुपए की जब हम उसकी कमिटमेंट कर लेते हैं उसके बाद हम अपनी किस्तें देना शुरू करते हैं। पहले साल में डेवलपमेंट नहीं हुई, दूसरे में नहीं हुई, तीसरे साल में डेवलपमेंट नहीं हुई तो वो फाइल बन जाती है। फाइल के अंदर आपको नुकसान नहीं होता। अमूमन आपकी फ़ाइल जिस रेट पे आपने ख़रीदी होती है उससे ज़्यादा ही पैसे मिलते हैं, मगर सम केसेस के अंदर जहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल ना हो, लोगों का इंटरेस्ट लूज़ हो जाए तो वहाँ पे फ़ाइल माइनसेस के अंदर चली जाती है। सॉरी। तो इसके बाद ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी की ये कवाहत तो आपको देखने की मिलेगी। और अगर इसको फ्रॉड का ज़ुमरा कहा जाए कि ये फ्रॉड के ज़ुमरे में आती है तो ये एक एलिमेंट इसके प्रोज़ एंड कॉन मैंने बताए हैं। इससे बचने के लिए फिर आपको ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी ख़रीदनी पड़ेगी। अब आगे सेक्शन में हम आते हैं, आखिरी जो इसका है कि पोजेशन चार्जेस, एक्स्ट्रा यूटिलिटी, एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस, मैप यूटिलिटी चार्जेस ये क्यों लिए जाते हैं। ये चार्जेस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि पोजेशन चार्जेस ये वो चार्जेस हैं जो सोसाइटीज़
अपने आप को डेवलप करने के लिए और अपनी अम्यूनिटीज़ को, जैसे मस्जिद, पार्क, स्कूल, पानी और इस तरह की चीज़ों के अखराजात को चलाने के लिए सोसाइटी एंड कस्टमर्स से या वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनसे लेते हैं। पोजेशन चार्जेस, जिस वक्त आप पोजेशन लेने जाते हैं वो एक चार्जेस सेट किए होते हैं, सोसाइटी ने वो लेते हैं। एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस इस तरह है कि आपका कॉर्नर का प्लॉट है, आपने 10 मरला का प्लॉट लिया और ये 13 मरले निकल गया तो 3 मरले के एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस आपको देने हैं, क्योंकि वो पोजेशन के वक्त क्लियर होंगे। मैप और यूटिलिटी चार्जेस हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर फिक्स होते हैं और ये गली मोहल्ले वाली प्रॉपर्टीज़ की तरह नहीं होते कि आप किसी से भी मैप बनवा लें। आप मैप चाहे बाहर से बनवाएं चाहे सोसाइटी से बनाएं, ये चार्जेस आपको पे करने होते हैं। बेसिकली इस स्लाइड के अंदर हमने देखा है कि ये जो 5 सेक्शंस हैं ये इन रिटन क्लियरली लिखे होते हैं और ये अगर हम इसको फ्रॉड कहते हैं तो ये वो फ्रॉड है कि जिसको हम अपनी आंखों से देख के अपने साथ करते हैं। यानी कि हमें पता होता है कि सोसाइटी ये चार्जेस लेगी, ये नहीं हम कह सकते कि पता ना हो, क्योंकि जिस पेपर को आप साइन कर रहे हैं वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बहुत क्लियरली लिखी होती हैं। ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ फाइल, ये एक मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि डेफिनेटली इसके अंदर जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ ऑन ग्राउंड नहीं आती उनके साथ डेफिनेटली एक फ्रॉड हुआ है। मगर जो बाकी चार्जेस हैं वो और जो एलडीए अप्रूवल है वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसके अंदर हमें किसी न किसी तरीके से फ्रॉम द डे फर्स्ट पता होता है। ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी या फाइल्स जो रह जाती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हम एक चांस ले रहे होते हैं कि हम पैसे किस्तों में देंगे, हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसके ऊपर ये चीज़ हमारे सामने आने वाले वक्त में क्लियर होती है, मगर बाकी सारी चीज़ें पहले से हमें पता होती हैं। पहले दिन से जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं ये चीज़ें हमारे सामने क्लियर होती हैं। मगर फिर भी जब ये चार्जेस हिट होते हैं या ये डिमांड आती है हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ से, तो हम इसको एज अ फ्रॉड कंसिडर करते हैं कि ये फ्रॉड है, इन्होंने ये चार्जेस मांगे, वो चार्जेस मांगे। मगर ये चार्जेस आपको पहले दिन से पता होते हैं, आप इसके अंदर बहुत क्लियर होते हैं। अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये बड़ी इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, ग्रीड वर्सेस रियलिटीज़। जब हम फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या हमारे साथ जो फ्रॉड होते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ में, तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं कि ये फ्रॉड की सूरत में है। डेवलपमेंट का डिले, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, ये एक एलिमेंट बिल्कुल कंसिडर किया जाता है कि डेवलपमेंट का जो डिले है इसके अंदर हमारी कहीं पे भी गलती नहीं थी। हमने इसके अंदर चार्जेस ऑन टाइम पे किए और अगर नहीं किए तो सोसाइटी ने हमें उसके लिए आप लेट पेमेंट चार्जेस, सर चार्जेस वगैरह हिट किए हैं। क्वालिटी एंड कमिटमेंट्स, क्वालिटी एंड कमिटमेंट अब ये है कि यहाँ पे हम जब चीज़ें ले रहे हैं तो इसके अंदर रियलिटीज़ क्या है और ग्रीड क्या है, कहाँ पे हम लालच कर जाते हैं और कहाँ पे रियलिटी है। क्वालिटी और कमिटमेंट क्या है? क्वालिटी और कमिटमेंट्स जो है, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हो, कोई भी बिल्डर हो, उसकी कमिटमेंट्स क्वालिटी से रिलेटेड बहुत सी कमिटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। रियलिटी ये है, वो आपको ऐसे पता चलेगा कि आप इससे पहले इस बिल्डर, इस हाउसिंग सोसाइटी या इससे रिलेटेड जो भी अथॉरिटी है उसके पहले किए गए कामों को चेक करें कि पहले उन्होंने क्या डिलीवर किया है और वहाँ पे क्वालिटी और कमिटमेंट्स को किस तरह किया। किसी की भी हिस्ट्री को आप चेक करेंगे, पास्ट को चेक करेंगे, आपको वहाँ पे बड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा। गारंटी रेंटल इनकम, बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल गारंटीड रेंटल इनकम का कि प्रॉपर्टी अभी बनी नहीं है और आपको रेंटल इनकम दिया जा रहा है। इसके अंदर 2-3 चीज़ों को बड़ा क्लियरली आपने मद्देनज़र रखना है कि ठीक है गारंटीड रेंटल इनकम तो है, मगर क्या उस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी इतनी है कि वो आपको रेंटल इनकम देता रहे
और ये भी सोचें कि वो रेंटल इनकम क्यों दे रहे हैं आपको, क्या उसका प्रोजेक्ट इस तरह का है। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हमने अभी रिसेंटली अपार्टमेंट सेल आउट किए रमादा के। तो रमादा एक होटल है, होटल चेन है। वहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी इतनी प्राइसेस थी कि डेवलपर को पता है कि वो आने वाले 10 साल तक भी लोगों को रेंटल इनकम दे सकता है। एक ABC डेवलपर है, उसने वहाँ पे पहले कुछ भी नहीं किया और वो गारंटेड रेंटल इनकम आपको 6% दे रहा है। तो वो आप फिक्र नहीं करें, वो आपकी जेब से ही पैसा आपको वापस दे रहा है। 60 लाख वाली चीज़ आपको 1 करोड़ रुपए में बेच के 4 साल रेंट दे दिया जाए तो 40 लाख तो आपको ही वापस किया, उसकी 60 लाख की चीज़ बिक गई है। तो गारंटेड रेंटल इनकम पे मैंने एक और पूरी वीडियो बनाई हुई है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल सकती है, उसके अंदर प्रॉपर एक्सप्लेन किया। ऑनरशिप के जो इश्यूज़ होते हैं, ऑनरशिप के इश्यूज़ को जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑनरशिप के इशू ये होते हैं कि हमें वो प्रॉपर्टी फ़लाँ प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी मगर उसका जो ऑनर है वो बायर है। वो जब आएगा वो तब आके आपको ट्रांसफ़र देगा, आपको ये चीज़ इसीलिए सस्ती मिल रही है। तो ऐसी किसी चक्कर में ना आए। आप ऑनरशिप के इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ऑनरशिप में कोई प्रॉब्लम है, वरासत अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई और आपको इसलिए ये प्रॉपर्टी 20 लाख और 30 लाख सस्ती मिल रही है, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ की तरफ आप मत जाएं। ये ग्रीड आपकी आपकी जो लालच है ये रियलिटीज़ से आपको बहुत दूर लेके जाती हैं और आपको बहुत मुमकिन होता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। हाई होप्स एंड ग्रीड, अच्छा इसके अंदर ना हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो जाती हैं और लाजमी बात है कि जब प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो किसी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही ख़रीद रहे हैं, मगर उसके अंदर आप बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहें, मगर इतना ज़्यादा भी हाई होप्स ना आप करें कि वो लालच में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ने 10% पर एनम इंक्रीज़ करना है, आपको मैं कहता हूँ आपको मैं एक प्रॉपर्टी देता हूँ जो 200% इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये ग्रेड में आ जाएगा। हाई होप्स होनी चाहिए मगर उसके अंदर लालच के एलिमेंट को अवॉइड करें। ये इस स्लाइड के अंदर थोड़ा सा चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये इस तरह आपको एक्सप्लेन किया गया है कि शायद इसके अंदर भी कुछ चीज़ आपके लिए नहीं हो और आपको पॉइंट टू पॉइंट इसके अंदर डिफ़ाइन किया। अगली स्लाइड में हम चलते हैं। इसके अंदर बड़ा क्लियरली हमने डूज़ एंड डोंट का जो है डोंट्स के डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, हमने करना क्या है और क्या नहीं करना। सबसे पहले तो जी कोशिश करें अवॉइड डिस्काउंट्स। ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें कि कोई चीज़ सस्ती मिलती है। हर बंदे को मार्केट के रेट्स का पता होता है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपके हाथ में इस वक्त जो मोबाइल है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इसकी क्या प्राइस है। आपने जो शर्ट पहनी हुई है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इसकी क्या प्राइस है। तो डिस्काउंट वाली चीज़ें जब आप लेने जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि जो आपको डिस्काउंट पे चीज़ बेच रहा है वो पागल है, वो डिस्काउंट पे आपको चीज़ें बेच रहे हैं? ऐसा नहीं होता। वो डिस्काउंट आपको एक लालच दी जाती है, एक लेवरेज दिया जाता है। डिस्काउंट्स को हमेशा अवॉइड करें, मार्केट के रेट्स को मद्देनज़र रखें। मार्केट से बहुत सस्ती चीज़ आपको मिल रही हो, मैं ये समझता हूँ कि उस तरह की प्रॉपर्टी को कभी भी नहीं ख़रीदना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में उसके अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन निकलेगी। करना हमने है कंप्लीट पेपर वर्क। पेपर वर्क के लिए पहली स्लाइड्स में भी डिस्कस किया है, कंप्लीट पेपर वर्क नहीं है किसी प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी में हाथ मत डालें। आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी को स्टेक पे लगा देंगे। और पेपर वर्क को कंप्लीट करते हुए लीगल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को बीच में ज़रूर इन्वॉल्व करें क्योंकि आपकी फील्ड नहीं है, आपको नहीं पता कि पेपर वर्क क्या होता है, मगर आपका जो एजेंट है या आपका जो लीगल एडवाइज़र है वो इन मामलात से गुज़रता है। नो वर्बल कमिटमेंट्स, कोई भी ज़ुबानी कलामी वादे वईद उन पे इतबार मत करें। कोशिश करें जो भी आप बात कर रहे हैं उसको इन रिटर्न में लेकर आएं।
आगे जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट रश। इसका पहला पार्ट ये है कि बस ये मत सोचें कि ये ज़िंदगी की आखिरी अपॉर्चुनिटी है, जो मैंने आज ना की तो वो शायद कल नहीं मिलेगी। मगर इसका दूसरा पार्ट है, बट डोंट डिले। आप जल्दी भी ना करें मगर देर भी ना करें। इसके मतवाजन रहें, मतलब एतदाल रखें इसके अंदर कि एक प्रॉपर्टी है, आप उसको ख़रीदना चाहते हैं, आप उसके ऊपर अपनी R&D करें, मगर ये नहीं है कि उस प्रॉपर्टी को आपके जी अगले माह देखूंगा क्या होता है। यानी आज ही आपने फैसला करके नहीं उठना, अपने फैसले को टाइम दें, थोड़ा सा टाइम दें, 2 दिन 4 दिन 5 दिन चीज़ों को सोचते हुए, क्योंकि जब आप चीज़ों के बारे में एक माइंड मेकअप कर रहे होते हैं तो आपको मुख्तलिफ डिसीजंस, मुख्तलिफ ओपिनियंस मिलती हैं। तो डिले ना करें मगर बहुत जल्दी भी ना करें। डिसाइड एंड मूव फॉरवर्ड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपने अगर किसी प्रॉपर्टी को ख़रीद लिया है या फैसला कर लिया है तो फिर मूव फॉरवर्ड करें। फिर आपने ये नहीं सोचना काश ऐसे ना किया होता, वैसे किया होता। जनाब, प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, तो पीस ऑफ माइंड के लिए आप जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं उसको अपने लिए अजाब और टेंशन मत बनाएं। वंस यू डिसाइडेड, फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दें कि मैं ठीक है, मैंने ये डिसीजन ले लिया, अब अल्लाह ताला इसके अंदर बरकत डालेगा। अमूमन देखा गया है कि प्रॉपर्टी लेने के बाद, ट्रांसफ़र करवाने के बाद मुख्तलिफ बंदों से राय ली जाती है कि मैंने ये काम कर लिया, ठीक किया या नहीं ठीक किया। अब हर बंदे की एक अपनी ओपिनियन आती है और उसमें आप परेशान होकर बैठते हैं। तवक्कल बड़ा इंपॉर्टेंट है जी प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी इज़ अ गेम ऑफ होल्डिंग, इसको होल्ड ही करना पड़ता है। आप इसको जितना भी, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉपर्टी में, अगर आपका सारा प्रोसेस जो हमने पहली स्लाइड्स में डिस्कस किया है, अगर सारा प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ हो जाता है, तो बहुत बड़ी गलती आपने ये की होगी कि शायद प्रॉपर्टी आपने जो आज के 6 माह बाद वाला रेट था उस रेट पे आज ख़रीद ली हो, मगर 6 माह बाद तो वो उस मार्केट के रेट पे आ जाएगी। तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होती। वंस यू डिसाइडेड, जब आपने डिसाइड कर लिया है, तवक्कल करें और फिर मूव फॉरवर्ड, अगली चीज़ की तरफ चलें, फिर उसी को लेके मत बैठे रहें। इन केस ऑफ फ्रॉड, खुदा न खास्ता अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, या इसके अलावा जो मैंने कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि फ्रॉड्स के तो बहुत ज़्यादा रास्ते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, मगर जिन बातों को मैंने डिस्कस किया है या इसके अलावा कोई और चीज़ में आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो आपको करना क्या है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जी, आप होपलेस मत हों, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि लोग परेशान हो जाते हैं, अपनी सेहत ख़राब करते हैं और घर में भी परेशानी और एक पैनिक क्रिएट की जाती है। अल्लाह पे भरोसा रखें, होप को लूज़ ना करें, अल्लाह ताला कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। डोंट लूज़ होप। दूसरा, उसके लिए आपको क्या करना है, लीगल एक्शन लें। जितनी जल्दी हो सकता है उस लीगल एक्शन के लिए आप ज़रूर कोशिश करें। आपको नैब में जाना पड़ता है, FIA में दरख्वास्त देनी पड़ती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वज़ीर आज़म का जो सिटीज़न पोर्टल है उसके ऊपर कंप्लेन करें। जितने भी दरवाज़े आप खटखटा सकते हैं, कोर्ट में जाएं, कुछ करें, क्योंकि ये आपका राइट है, आपका लीगल राइट है, आपको इसके लिए लड़ना पड़ेगा। इसको ज़िंदगी का एक पार्ट बना लें कि ठीक है कि मैं अब इसको गिव अप तो नहीं करूँगा, मैं इसके लिए कोशिश करता रहूँगा, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, जो मेरे नसीबों में होगा। मगर लीगल एक्शन जो आपके पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो आपके राइट्स हैं लीगल, उनको ज़रूर एक्सरसाइज करें। इन्वॉल्व सोशल सर्कल। अमूमन इस तरह का जब भी मामला हो जाए आपके साथ, कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया या इस तरह का कोई मामला हो गया लेन देन में या प्रॉपर्टी में, तो अपने सोशल सर्कल को ज़रूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। हो सकता है कि जहाँ पे शायद आपकी दस्तरस ना हो, या जहाँ पे आपका जहन ना जा रहा हो, या उस सोशल सर्कल में आपका उठना बैठना ना हो, तो लोग आपको मुख्तलिफ राय देते हैं। हम अमूमन ये देखते हैं कि हम चीज़ों को छुपाते हैं कि यार मैं किसी को बताऊंगा तो वो कहेगा कि यार तुम्हारे साथ ये हो गया, वो हो गया, मैंने तुम्हें पहले मना किया था। अब हो गया जो होना था उसके अंदर। अब इन्वॉल्व करें अपने सोशल सर्कल को, क्योंकि हर बंदा उसके अपने अपनी फील्ड में
एक्सपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं और वो आपकी अच्छे तरीके से हेल्प आउट कर सकता है। मीडिया पावर को यूज़ करें जितनी कर सकते हैं। आज आप मीडिया पे बैठ के ये सारी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और आपको मैं जो अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, इसी तरह आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। मगर इसके अंदर कोशिश ये करें, देखें मीडिया पावर को यूज़ करने के लिए आपके अंदर का जो जस्टिफिकेशन सिस्टम है उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया पिछली स्लाइड्स में कि जैसे हम पोजेशन, यूटिलिटी, मैप, इन चार्जेस के लिए हम हर किसी सोसाइटी को या ABC किसी भी बिल्डर को हम चोर डाकू कहना शुरू कर दें, ये एक गलत चीज़ है। टर्म्स एंड कंडीशंस को आप ना देखें ग्रीड के लालच हो और आप उसके अंदर आके आप कहें कि मैंने ये चीज़ें पहले नहीं देखी थी। ऐसा नहीं होता, आपको ये चीज़ें पता होती हैं। दोनों साइडों से कहीं ना कहीं पे गलती होती है। अगर आप इतने समझदार होते कि आपको उन चीज़ों का पहले नहीं पता था तो माज़रत के साथ कि आज आप सोशल मीडिया पे बैठ के ये सारे मामलात ना कर रहे होते। आपको आइडिया है, आप माशाल्लाह इतने समझदार हैं कि आपने लाखों करोड़ों रुपए दरख्तों से नहीं कहीं से कमा के किए, तो आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। मगर आपका लालच, आपकी ग्रीड आपको इस नहज तक लेकर आया या चीज़ों को आपने ओवरसी नहीं किया। नेक्स्ट हम चलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी के जो स्कैम्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टीज़ के जो स्कैम्स हैं या फ्रॉड्स हैं वो क्या होते हैं। आप बाय कर रहे हैं या रेंट कर रहे हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी को जिसके बारे में आप नहीं जानते। अमूमन आपको कॉल आती है फ़लाँ जगह पे हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, वहाँ पे हम आपको प्लॉट दे रहे हैं, लिमिटेड ऑफ़र है, आपका टोकन निकला है, आप अपना प्लॉट आके ले लें। मत ख़रीदें। कोई भी प्रॉपर्टी दोस्त आपको कहता है फ़लाँ जगह पे, कोई एजेंट आपको कहता है कि फ़लाँ जगह पे एक प्रॉपर्टी है, उसका 1 लाख रुपया किराया आता है और वो प्रॉपर्टी आप रेंट आउट कर लें और रेंट आपको कल से आना शुरू हो जाएगा, 50 लाख रुपया उसका दे दें। अननोन प्रॉपर्टीज़ की बाइंग, सेलिंग या रेंटिंग में आएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी और ये स्कैम होगा। फेक डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, इनसे भी बचें कि आपको पता ही नहीं कि कौन सी डॉक्यूमेंटेशंस हैं। आप ख़ुद से इंजीनियर मत बने। लीगल एडवाइज़र को, एजेंट्स को बीच में ज़रूर इन्वॉल्व करें और फेक डॉक्यूमेंटेशन से बचें। आपकी पूरी ज़िंदगी का सरमाया चंद फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ वो सिफर हो सकता है। अननोन प्रॉपर्टी एजेंट्स, जानते ही नहीं आप एक बंदे को, आप हंटिंग कर रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, 2 स्टेट एजेंसी देखी, वहाँ पे अंदर चले गए कि सर ये मैंने चीज़ लेनी है तो इसके बाद ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना R&D ना करें, लाजमी बात है कि किसी भी जगह पे आपको पहली दफ़ा ही सब कुछ शुरू करना पड़ता है, मगर अपनी R&D को मुकम्मल करें। अननोन प्रॉपर्टी एजेंट से अवॉइड करें। कोशिश करें आप, आपके दोस्त, आपका कोई नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त से पूछ लें, दोस्त के दोस्त से पूछ लें, आपको मिल जाता है। सोशल सर्कल के अंदर चीज़ें मिल जाती है। लालच बुरी बला है, सबको पता है, हमेशा है, मगर हम करते हैं और ये हो जाती है। उसकी वजह ये है कि इंसान जिबिली तौर पे लालची है। फेक प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनसे बचें कि फ़ेक प्रॉपर्टीज़ वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोशिश करें कि जैसे आप उसको, अगर प्रॉपर्टी को यूट्यूब पे, मुख्तलिफ़ सोशल मीडियाज़ पे आप उसको सर्च करें, आप उसकी बैकग्राउंड को देखें। एक बिल्डर है, वो क्लेम कर रहा है कि मैं फ़लाँ चीज़ बना रहा हूँ, और आप उसकी पहले बैकग्राउंड देखें कि पहले उसने क्या क्या बनाया। फिर उसके बाद ये एक जी पूरी जॉब है जिसके ऊपर आपने करना है। ज़िंदगी के 1 या 2 डिसीजंस है प्रॉपर्टी के आपके, अमूमन जो देखा गया है इससे ज़्यादा डिसीजंस नहीं होते। तो जब ये 1 या 2 डिसीजंस हैं तो इनको टाइम दें। इन डिसीजंस को टाइम देने के लिए आपको चाहे महीना लगता है, 2 लगता है, आप इसको कोशिश करें कि ये काम मुकम्मल करें। हाउ टू अवॉइड फ्रॉम प्रॉपर्टी अप फ्रॉड्स, के प्रॉपर्टी के जो फ्रॉड्स हैं उनसे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। कुछ बेसिक की पॉइंट्स। डू योर ओन रिसर्च, जैसा मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, अपनी उसी बात को तवातर लेके चलते हैं कि आप
अपनी रिसर्च ज़रूर मुकम्मल करें कि कोई, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ वो बात एक अलहदा से, अपनी रिसर्च मुकम्मल करें। एजेंट डेवलपर की बैकग्राउंड को ज़रूर चेक करें कि पहले इन्होंने क्या डिलीवर किया, और मौके पे जाके कुछ चीज़ें ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ में पता लगती हैं, कुछ चीज़ें नेट पे पता चल जाती हैं, मगर कोशिश करें कि दोनों के मिक्स एंड मैच से अच्छी बुरी चीज़ें सारी इकट्ठी करें। हो नहीं सकता कि आप सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी बंदे के बारे में सब कुछ अच्छा ही सेलेक्ट कर रहे हैं या बुरा ही सेलेक्ट कर रहे हैं। दोनों चीज़ों को देखें आपने। प्रोज एंड कॉन तो हर बंदे के साथ होते हैं, और इसी तरह सोसाइटीज़ के साथ भी, डेवलपर्स के साथ भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। अच्छा, एम्प्टी प्रोमिसेस से बचें कि कोई भी आपके साथ वादे कर रहा है, वादे वही हो रहे हैं। मैं प्रॉपर्टी एजेंट हूँ, मैं आपको कहता हूँ मैं आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी लेकर देता हूँ जो 3 साल के अंदर डबल हो जाएगी। ये मेरा एम्प्टी प्रॉमिस है। 3 साल के अंदर अगर डबल हो जाएगी तो मुझे कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच के वो प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए कि अगर 3 साल में डबल होगी। ऐसा नहीं होता। एम्प्टी प्रोमिसेस से बचें कि जिन वादों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, और वो बस हम करते जा रहे हैं। अच्छा, डेस्परेट और पुश सेल होती है एजेंट्स की तरफ से कि सर आपको रात को कॉल आ रही है, सर आपने क्या सोचा, फिर वो हो गया, वो चीज़ हाथ से निकल जाएगी, दोबारा नहीं मिलेगी, इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं हमें मिलेगी। इन चीज़ों से अवॉइड करें। जो चीज़ बिकने वाली होती है ना, वो अगर आपकी अपॉर्चुनिटी आपके नसीब में, मुकद्दर में है, तो आपको कल भी मिल जाएगी। और अगर वो ख़त्म हो गई है तो दुनिया कभी ख़त्म नहीं होती। एक दिन 2 दिन में फ़ैसला करें, अभी फ़ैसला करें, वरना ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इन चीज़ों से डेस्परेट बाइंग जो है ना, और एजेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि डेस्परेट सेलिंग की तरफ ना लेके जाया करें क्लाइंट को। कोशिश किया करें कि अपने क्लाइंट को टाइम दें, उसको सोचने का टाइम दें। रिस्क और मुकद्दर अल्लाह ताला की तरफ से है, और किसी को जो है वो बिल्कुल उसकी सिचुएशन पे आके देखें कि आप जो डेस्परेट सेलिंग दे रहे हैं वो शायद उसके लिए ये पूरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही फ़ैसला हो। तो दोनों साइड से देखना चाहिए। अमूमन एजेंट्स को तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश करें कि डेस्परेट सेलिंग ना दें, अपने क्लाइंट को सोचने का टाइम दें। और क्लाइंट एंड पे ये रिक्वेस्ट है कि आपको ये कहा जा रहा है कि अब नहीं लेंगे तो फिर कभी नहीं होगा, और ये आखिरी चीज़ है और इसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, मुकद्दर नसीब की बात होती है। बिजनेस इज़ बिजनेस एंड अ कप ऑफ टी इज़ अ कप ऑफ टी। मैं शुरू से ही, मेरा ख्याल है, इस स्लाइड से बात कर रहा हूँ कि कारोबार कारोबार है और चाय का कप चाय का कप है। दोस्तों के साथ बैठना है, दोस्त बन जाता है एजेंट आपका, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर सोशल एनिमल्स। हमने एक दूसरे के साथ बैठना, मिलना मिलाना, दोस्तियां भी यहीं से बनती हैं। मगर जब आप कारोबार कर रहे हैं तो उस वक़्त ये नहीं कि कारोबार के अंदर दोस्ती को ला रहे हैं और दोस्ती के अंदर कारोबार को ला रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल क्लियर रहें कि मैं किस काम के लिए आया था और मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो अपनी चीज़ों को एहतियात से रखें, चीज़ों को एक दूसरे के अंदर मिक्स ना करें। अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। मेरी तरफ से जो आप लोगों के लिए मैसेज है, 3 रूल्स हैं जी प्रॉपर्टी के, जो मैं समझता हूँ कि बड़े इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, और इन इम्पॉर्टेंट रूल्स को अगर फॉलो कर लिया जाए तो इंसान ज़िंदगी में कभी प्रॉपर्टी में ख़ता नहीं खाता। रूल नंबर 1, वेरी क्लियर, रिमेंबर वाई यू आर बाइंग। सबसे पहले आपका अपना माइंड मेकअप, आपका अपना दिमाग, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं प्रॉपर्टी को क्यों बाय कर रहा हूँ। मैं प्रॉपर्टी को घर बनाना है मेरा, मैंने यहाँ पे रहना है, मैंने इसको रेंट आउट करना है, मैंने इसको बच्चों के लिए लेना है, ये मेरी फ्यूचर प्लानिंग में है। इस तरह की चीज़ें आपने अपना माइंड मेकअप, इसके लिए कोई भी आपको हेल्प आउट नहीं करेगा, ये आपने खुद ही करनी है। रूल नंबर 1 में मैं आपको थोड़ी सी रिफाइन एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे अमूमन लोग प्लॉट लेते हैं। प्लॉट क्यों लिया है कि जी बस प्लॉट लिया है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं मिली, अब क्या करना है, अब इस पे घर बना लेते हैं। ठीक है जी, घर बन गया, अब क्या करना है,
अब मैंने रहना तो है नहीं है, अब इसको रेंट आउट कर देते हैं। अच्छा जी ठीक है, इसको रेंट आउट कर दिया, रेंट आउट करके 2 साल घर तो बड़ा ख़राब हो गया, अब क्या करना है? अब इस घर को सेकंड हैंड करके बेच दो। आप अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर हो। आपने प्लॉट लिया, अगर ये इन्वेस्टमेंट के लिए है तो वो प्लॉट रहना चाहिए। अगर आपने रहना है तो जिसे घर कहते हैं वो आपका घर है। रेंटल प्रॉपर्टीज़ के लिए आपने जाना है तो घर ही क्यों, फिर अपार्टमेंट्स दुकानें वो लें जहाँ पे वेयर एंड टेयर यानी कि मेंटेनेंस चार्जेस कम होते हैं। दूसरा रूल नंबर 2, स्टिक टू द बेसिक्स। आपकी बेसिक्स जो हैं वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। बेसिक क्लियर से मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप प्रॉपर ये मतलब आप एक बिज़नेस करने जा रहे हैं, उसके अंदर आपकी बेसिक्स बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मैं किसके पास जा रहा हूँ, क्या बंदा है। ये नहीं जिसे हम अमूमन कहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर वो कामयाब लोग जो होते हैं उनके बेसिक रूल्स जो होते हैं ना अपनी लाइफ के, वो बड़े प्यारे उन्होंने सेट किए होते हैं। वो अच्छे हों बुरे हों मगर वो उनके साथ स्टिक रहते हैं और वो वैसे ही हैं। एक बंदा है, हम लोगों को मुख्तलिफ़ शख्सियत मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ के साथ जानते हैं कि एक बंदा है अगर वो जॉली है तो हम कहते हैं कि ये जॉली बंदा है, एक गुस्से वाला बंदा है तो हम कहते हैं ये पूरी ज़िंदगी गुस्से वाला बंदा है। तो अपने बेसिक्स के साथ स्टिक रहें। आप क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किससे मिलना है, कौन आपको अच्छा लगता है, कौन अच्छा नहीं लगता, अपने आप को चेंज मत करें। स्टिक विद बेसिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। रूल नंबर 3, चेक योर फाइनेंस। अपना बजट ज़रूर 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 देखें कि मैं जिस प्रॉपर्टी को ले रहा हूँ, बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि इंसान को पाँव उतने फैलाने चाहिए कि जितनी उसके पास चादर हो। तो कोशिश करें कि वो चीज़ जो आप समझते हैं कि मेरे पास फाइनेंस नहीं है मगर मैं पंगा ले लेता हूँ फिर देखता हूँ कि क्या होगा। मैं अगेन आपसे अर्ज़ करता हूँ कि प्रॉपर्टी वो बिज़नेस है जिसके अंदर चीज़ें ये कोई प्राइस बॉन्ड नहीं है जिसको आप सुबह जाके कैश करवा लेंगे। प्रॉपर्टी के अंदर जो एक टाइमिंग्स होती हैं बूम का, सेलिंग का, बाइंग का, ये मार्केट डिसाइड करती है। आप बहैसियत इंडिविजुअल नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियली ज़रूर देखें। प्रॉपर्टी के अंदर वो पैसा लगाया जाता है जिस पैसे की आपको बहुत अर्जेंसी में 1 या 2 दिन में, 1 या 2 महीनों में ज़रूरत नहीं होती। प्रॉपर्टी को जिसको भी मैंने प्रॉपर्टी में कमाते हुए देखा, प्रॉफिट्स करते हुए देखा, वो वही बंदा था जिसके पास होल्डिंग पावर थी। जो होल्डिंग नहीं कर सका वो प्रॉपर्टी को नुकसान में ही बेच के गया। व्यूअर्स, मेरा नाम फजीलुर रहमान और आई एम द CEO ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। हमारा UN नंबर 0304115252, कभी भी कॉल कर सकते हैं। ईमेल ID, हमारी वेबसाइट और हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी आपके सामने मौजूद है 033347158823। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज बहरी टाउन के ऑथोराइज डीलर हैं हम। ज़मीन.com के हम ऑथोराइज एफिलिएट हैं। गवादर गोल्फ सिटी के ऑथोराइज एफिलिएट और इसके अलावा स्काई फैमिली अपार्टमेंट्स और स्काई आर्किड, JP टावर्स और पार्क टावर्स, ये हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं। हम न्यू लाहौर सिटी के भी ऑथोराइज डीलर हैं। किसी भी प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम आपके साथ एक प्रॉपर और सॉलिड इन्फॉर्मेशन शेयर करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो पसंद आए ज़रूर शेयर करें और इसके अलावा कोई और टॉपिक्स जो आप समझते हैं कि इन टॉपिक्स में मैं आपकी कुछ रहनुमाई कर सकता हूँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, टेक गुड केयर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।